नो बेटा, इस क्वेश्चन में ध्यान दें होशियार बच्चों, ये एसिड है, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है और वो सल्फोनिक एसिड है। नाउ सी दिस, कौन ज्यादा एसिडिक है ये पूछा। मान लो बेटा मैं यहां से H+ निकाल दूं तो यहां बनेगा एसीटेट, and this acetate is resonance stabilized, therefore ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर जाएगा। यदि आप इसको देखें, यहां से प्रोटॉन निकाल दें तो बन जाएगा CH3 CH2 नेगेटिव। यदि यहां से निकाल दें तो हो जाएगा O नेगेटिव। यहां से निकाल दें एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि जितना ज्यादा स्टेबल ये स्ट्रक्चर बनेगा जो एंड में बन रहा है, उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा स्टेबल ये स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, उतना ही ज्यादा प्रोटॉन लूज होगा। अब यहां पे इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और इसका यदि आप स्ट्रक्चर देखो तो ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, CO नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O। आप देखो बेटा ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम टाइप के हैं, मतलब दोनों में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आए, दोनों एक जैसे ही स्ट्रक्चर हैं, इसका मतलब दे आर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप यदि थोड़ा सा याद करोगे तो जब मैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रहा था तब मैंने आपसे बोला था इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और मैंने वहां पे आपको समझाया नहीं था, मैंने बोला था एसिडिटी बेसिडिटी में आपको ये बात आगे समझाऊं। ये वो एग्जांपल है जिसमें मैं ये चीज आपको समझाने वाला हूं। ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। यदि यहां पे देखो बेटा तो यहां पे +I ग्रुप लगा हुआ है जिसके कारण O की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, O नेगेटिव की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली लेस स्टेबल होगा, तो कम बनेगा। कम बनेगा तो मतलब अल्कोहल विल बी लेस एसिडिक। यहां पर दिस O नेगेटिव इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसका मतलब ये ज्यादा बनेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। देयरफॉर एसिड्स आर मोर एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू अल्कोहल्स, और एल्स आई विल से दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू द अल्कोहल्स। नाउ सी दिस, फिनॉल आया, इसको मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं, दो तरीके से ऐसे। नंबर 1, लोन पेयर बेटा नीचे जाएगा, जब लोन पेयर नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए अपनी ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, तो डेल पॉजिटिव चार्ज इस पे भी होगा। बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, H+ भाग जाएगा, H+ वहां पे नहीं टिकेगा, देयरफॉर इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ये कारण हो गया, ये ज्यादा एसिडिक है इसकी तुलना में। क्यों? आप देखो दूसरा एंगल देखो, CH3 CH2 यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहा है, इसके कारण O पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा, और यदि O पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो H+ जाएगा ही। क्यों? होशियार बच्चों, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में आकर्षण होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी नेगेटिव चार्ज से दूर नहीं जाएगा। यदि गया तो बहुत सारा गाना गाएगा, रोध होके जाएगा, बट यदि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांग है, दोनों अच्छे अमाउंट में बने हुए हैं, तो उनके बीच का बॉन्ड क्यों टूटेगा? बॉन्ड तो तब टूटेगा जब दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को लाइक नहीं करता, ये नेचुरल फैक्ट है। बट यहां पे तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बढ़ा हुआ है, H+ जाएगा ही क्यों? इनके बीच का बॉन्ड मजबूत बना रहेगा, एसिडिटी कम होगी। तो मैंने आपको दो एंगल बनाए। पहला बात, इसकी स्टेबिलिटी, इथॉक्साइड आयन है, इसकी स्टेबिलिटी +I इफेक्ट के कारण कम है, +I इफेक्ट लग रहा है जिसके कारण इस O नेगेटिव की स्टेबिलिटी कम हो रही है, जबकि दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सो दिस इज मोर एसिडिक। अब दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यदि आप देखो बेटा तो ये इधर से इधर गया और ये इधर से इधर गया,
जो स्ट्रक्चर बनेगा इस फिनॉक्साइड का, यदि मैं इसको ऊपर की ओर बना दूं थोड़ा सा, तो ये स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा दिखे। ओ के टकलू पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी ओ डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और ये ऐसा, ये इधर से इधर जाएगा तो ये इधर से इधर जाएगा। मैंने उल्टा बना दिया। यदि आपको इसको देखने में कष्ट है तो मैं इसको जैसा नीचे बना हुआ है वैसे ही बना देता हूं। ये ऐसा हो गया। होशियार बच्चों, यदि आप इस पे ध्यान दो, दिस इज नॉट ए इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बेटा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दे आर नॉट इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। Equal resonating structures are always more stable than unequal resonating structures. अब इसको आप समझो बेटा, यदि दो स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं वो इक्वल स्ट्रक्चर्स है, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर ज्यादा समय के लिए बनेंगे, एक दूसरे में फ्लिप होता रहेगा। जबकि यहां पे क्या होगा, यहां पे ये हाथी के दांत दिखाने के हैं पर खाने के नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। देयरफॉर इस पोजीशन पे स्ट्रक्चर ज्यादातर समय टिका रहेगा, इस पोजीशन में कम समय जाएगा। एवरेज टाइम स्केल पर ये स्ट्रक्चर ज्यादा टिकेगा, ये स्ट्रक्चर कम टिकेगा। मतलब ओ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा समय के लिए बना रहेगा, और यदि ओ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा समय के लिए बना रहेगा मतलब ये अनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन है। क्यों? क्योंकि एक ही एटम पर नेगेटिव चार्ज टिका हुआ है, जबकि इस स्ट्रक्चर में ओ पे नेगेटिव चार्ज नहीं टिका हुआ है। ये क्या होगा, दोनों में डिस्पर्स हो जाएगा। इसका मतलब माइनस चार्ज बाई टू, माइनस चार्ज बाई टू, मतलब मैं कह रहा हूं आधा आधा चार्ज दोनों जगह पे बढ़ जाएगा। आई होप ये कंडीशन सभी बच्चों को क्लियर होगी। नाउ सी दिस, इस वाले को देखें। ये वाले में बेटा आपको ज्यादा रेजोनेंस मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ये इधर से इधर जाएगा तो ये इधर से इधर जा सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपके पास आएगा वो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज एस, दिस इज ओ नेगेटिव, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज अगेन डबल बॉन्ड। ये यहां से यहां कूदेगा, ये यहां से यहां कूदेगा। बेटा यहां पे आप खुद देखो, नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन पे इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -3। आप सोचो यदि किसी स्ट्रक्चर पे चार्ज कम हो रहा है तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देयरफॉर ये वाला जो आयन है सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा बनेगा, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है, तो ये नंबर 1 एसिडिक है। उसके बाद ये है, उसके बाद फिनॉल है, और उसके बाद में इथाइल अल्कोहल इज एसिडिक। नाउ यू सी वन मोर थिंग, इन स्ट्रक्चर्स को बनाते हुए कुछ बच्चों के दिमाग पे ये सवाल जरूर गया होगा कि सर आपने फिनॉल में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनाया, या फिनॉक्साइड में एक ही स्ट्रक्चर बनाया, ये इधर से इधर जाता तो ये इधर से इधर जाता, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनता, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको कई बार बनवा चुका हूं, इसलिए आपको अब तक ये स्ट्रक्चर बनने चाहिए। सॉरी गलत एरो मार्क है, ये एरो इस डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए जिन बच्चों को अभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम होती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो स्ट्रक्चर मैंने बनवाए हैं आप उनको बार बार प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही तुमको जो है कंडीशन समझ में आने लग जाएगी। समझ तुम चुके हो, क्योंकि चीजें याद नहीं होती इसलिए अप्लाई नहीं हो पाते। तो प्लीज डू स्टडी द लिटरेचर विच इज बीन टॉट टू यू अगेन एंड अगेन, डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। नाउ ये बॉन्ड इधर से इधर मूव करेगा और ये बॉन्ड इधर से इधर मूव करेगा। यूं आया, फिर ये इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर आएगा। तो आप बोल सकते थे कि सर देयर आर 5 स्ट्रक्चर्स इन दिस एंड देयर आर only 2 structures
इन दिस केस बेटा देखो, एक चीज तो मैंने आपके दिमाग पे क्लियर कर ही दी थी कि नेगेटिव चार्ज इधर आधा आधा हो गया है, यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे टिका हुआ है। अब तुम ये मेरे से बोल सकते हो कि सर मेरे को यहां पे इस केस में जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है 1 2 3 4, मतलब आप बोल सकते हो कि सर मेरे को तो ये -4 दिख रहा है, 4 पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आया, तो ये तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। पहली बात तो ये आपको गलत दिख रहा है, कारण ये है कि यहां पे एवरेज टाइम स्केल पे दोनों पे बराबरी से नेगेटिव चार्ज है, इसलिए दोनों पे आधा आधा चार्ज। यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये स्ट्रक्चर्स दिखाने के हैं रियलिटी में दे विल बी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब कहने का ये बेटा कि 5 स्ट्रक्चर दिखाए गए, बट रियलिटी में ये है कि ये स्ट्रक्चर्स टिकेंगे नहीं, ये स्ट्रक्चर कोई लंबे समय तक या किसी भी टाइप की स्टेबिलिटी इन स्ट्रक्चर्स की ना होने से ये नेगेटिव चार्ज यहां दिख जरूर रहा है, पर ये नेगेटिव चार्ज एवरेज टाइम स्केल पे यहां पे टिकना नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन पर ही टिका रहेगा, बिकॉज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। कार्बन बेटा नेगेटिव चार्ज की कदर नहीं करेगा, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई नहीं, तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए देखने के हैं। इसका मतलब मैं आपको जो ये लाइन दे रहा हूं वो लाइन बिल्कुल करेक्ट है और आप इस लाइन को बोरो कर सकते हो कि इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देयरफॉर यू विल से दैट दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू दिस स्ट्रक्चर। तो वो जो आपका फंडा del/4 का है वो तब हो सकता था जबकि सब इक्वल टाइप के एटम्स होते हैं, उन पे चार्ज आ रहे होते, तो मैं बोल देता कि भाई एवरेज टाइम स्केल पे चारों पे बराबरी से चार्ज टिका रहेगा, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं टिकने वाला है, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही रहेगा। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन है बेसिसिटी पे, देखिए अमोनिया दिया है, MENS2, Me मतलब मिथाइल ग्रुप मतलब CH3, Me2NS दिया और इसके बाद Me3N दिया और इन गैस फेस होशियार बच्चों, जब ये गैस फेज में होगा, मैं आपको मौका देता हूं आप इसका उत्तर बताएं कि गैस फेज में बेसिसिटी क्या होगी इनकी। आप इसमें जनरली जो भी इफेक्ट देखें, बेसिक ग्रुप आपको जो भी दिख रहा हो, आप खुद सोचने की कोशिश करें कि बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। जो भी आप सोचेंगे सही सोचेंगे, क्योंकि गैसेस फेज में है तो किसी प्रकार का कोई पैंच यहाँ पे नहीं है। प्लीज डू आंसर मी द क्वेश्चन। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा ये हो गया और सबसे कम अमोनिया हो गया। दिस इज वेरी करेक्ट। रीजन बेटा बोल दे। शाबाश, प्लस आई ग्रुप, बहुत बढ़िया। 3 CH3 ग्रुप का नाइट्रोजन पे प्लस आई इफेक्ट आ रहा होगा। ऑब्वियसली इसके कारण जो है वो बेसिसिटी इस नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, उसके बाद इसकी होगी और मतलब उससे कम होगी इसकी, फिर इसकी, और सबसे कम अमोनिया की बेसिसिटी होगी। सो दिस इज वेरी करेक्ट, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम तब शुरू होती है जबकि वो यहां से गैसियस स्टेट हटा करके लिख देगा एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट। अब देखिए, अब बेटा ये प्योरली एक एक्सपेरिमेंटल डाटा हो जाता है। मैं आपको वो सारे फैक्टर डिस्क्राइब कर सकता हूं किन फैक्टर्स के आधार पे यहां पे बेसिसिटी का ऑर्डर बदला है, पर मैं कभी भी दिमागी स्तर पे कैलकुलेट करके ये बात नहीं बता सकता हूं कि एग्जैक्टली बेसिसिटी का यही ऑर्डर होगा। तो सवाल ये है कि यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया तो फिर क्या होगा। तो एग्जाम में बेटा वही क्वेश्चन आते हैं जनरली जो बुक्स के अंदर मेंशन है, तो बुक्स के अंदर जो कंडीशन मेंशन है वो मैं आपसे बात कर सकता हूं। बाकी आईआईटी का पिछले कई सालों का यदि आप ट्रेंड देखोगे तो एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन, ये और इसके बाद एक और मैं आपसे डिस्क्राइब करूंगा एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, दैट बिकम्स अ मोर इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस।
मैं आपसे सारे फैक्टर डिस्कस करता हूं। मुझे लगता है यदि एग्जामिनर थोड़ा रेशनल है तो उसको इसमें ऑर्डर पूछने की जगह इसके अंदर फैक्टर्स पूछने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर यहां पे बेसिसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। दैट विल बी मोर ऑफ अ क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व्स द कांसेप्ट्स। नाउ सी दिस, इसका ऑर्डर होता है 2 1 3 अमोनिया, where 2 is 2 degree, 1 degree and 3 degree. So 2 degree, 1 degree and 3 degree ammonia. Now see, मैं इसको मिटाता हूं और आपसे डिस्कस करना शुरू करता हूं क्वेश्चन। एक्वस स्टेट में क्या फर्क पड़ा होगा? देखो बेटा, क्या क्या फर्क पड़ सकता है। एक्वस स्टेट में क्या होगा? मेरे पास जल होगा, वाटर होगा, ये रहा लोन पेयर। आई इफेक्ट आप लोग समझ चुके हो कि आई इफेक्ट के कारण यदि देखो यदि प्लस आई इफेक्ट कारण लू तो प्लस आई इफेक्ट के कारण 3 डिग्री शुड बी मोर देन 2 डिग्री, शुड बी मोर देन 1 डिग्री, शुड बी मोर देन अमोनिया, नो डाउट। दूसरा फैक्टर, होशियार बच्चे, बेसिसिटी का मतलब है कि जब लोन पेयर, टेंडेंसी ऑफ द लोन पेयर टू और टेंडेंसी ऑफ अ स्पीसीज टू गिव लोन पेयर टू दी प्रोटॉन। प्रोटॉन को कितना कोई स्पीसीज लोन पेयर दे सकती है? अब आप देखो यहां पे ये है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो H प्लस को यदि मान लो ये H प्लस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा इसके ऊपर। अब बेटा ये लोन पेयर दे रहा है इसको, इसकी देने की प्रवृत्ति तब बढ़ेगी जब देने के बाद इसकी स्टेबिलिटी हाई हो। यदि इसकी स्टेबिलिटी लो है तो ये लोन पेयर को नहीं देगा, यदि दिया तो तुरंत वापस भी ले लेगा। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली प्रोटॉन को लोन पेयर नहीं मिला, तो यदि प्रोटॉन को लोन पेयर नहीं मिला तो इसका मतलब सिंपल ये है कि इसकी बेसिसिटी लो है। मतलब मुझे ये देखना पड़ेगा कि कोई भी काम करने के बाद यदि मेरी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो मैं वो काम बार बार करूंगा, और यदि उस काम को करने के बाद मेरी स्टेबिलिटी कम हो रही है तो मैं उस काम को जीवन में दोबारा नहीं करूंगा। अपने दोस्तों को भी मना कर दूंगा, ऐसा मत करना, कचरे हो जाएंगे। नाउ सी दिस, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, वाटर के अंदर है। वाटर क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। इस प्रोसेस को यदि आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आप अगेन आपको याद हो तो सॉल्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो क्या होगा? H2O का O इस ओर पार्शियल बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। इसका पॉजिटिव चार्ज इसके लोन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करेगा और एक नॉन वैलेंस टाइप ऑफ बॉन्ड बनेगा। नॉन वैलेंस टाइप ऑफ बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। तो अ नॉन वैलेंस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाउंड व्हिच इज अ काइंड ऑफ वीकर बॉन्ड। बट बेटा जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम स्टेबलाइज होता है। और यदि लोन पेयर इसकी ओर आएगा तो लोन पेयर का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, और यदि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है इसका मतलब स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। नाउ यदि यहां पर स्ट्रक्चर की बढ़ रही है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो इसकी न्यूट्रलाइज करने की, इसकी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जो है जाएगी, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आया वो न्यूट्रल हो गया या वो कम हो गया। नाइट्रोजन बेटा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा। तो जैसे ही उसने प्रोटॉन दिया है, वाटर का काम है ये कि उस पॉजिटिव चार्ज को कम कर दे, तो नाइट्रोजन थोड़ा सा उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो फिर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं लेगा। बट यदि बेटा 3 डिग्री अमाइन लगाया आपने, CH3 NH CH3 CH3 पॉजिटिव चार्ज। होशियार बच्चों, इस समय जब वाटर इस प्रोटॉन को अप्रोच करेगा तो क्या होगा? इस मॉलिक्यूल का साइज अफेक्टिवली इतना बड़ा है कि सॉल्वेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। बेटा O का लोन पेयर अप्रोच ही नहीं कर पाएगा N पॉजिटिव को,
क्योंकि 3-3 मिथाइल ग्रुप जिसका ट्री जैसा शेप होता है, काफी बड़ा होता है, तो मिथाइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न करेगा, वाटर को पास नहीं आने देगा। जब वाटर पास नहीं आएगा तो N का पॉजिटिव चार्ज हाई बना रहेगा। यदि N का पॉजिटिव चार्ज हाई बना रहा मतलब वो स्टेबल नहीं होगा, और यदि वो स्टेबल नहीं हुआ तो वो प्रोटॉन देने से मना कर देगा, वो लोन पेयर देने से मना कर देगा, बेसिसिटी लो हो जाएगी। तो बेटा यदि मैं सॉल्वेशन फैक्टर देखूं, होशियार बच्चों, वाटर जब पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, इस अफेक्ट को बोलते हैं सॉल्वेशन अफेक्ट। आपको बॉन्डिंग यदि याद हो तो मैंने आपको हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया था, वहीं पे मैंने आपको सॉल्वेशन का कंसेप्ट बताया था, तो इसको मैं बोलूंगा सॉल्वेशन अफेक्ट। यदि सॉल्वेशन का कारण देखो तो 3 डिग्री 1 डिग्री में सॉल्वेशन, बल्कि अमोनिया में सॉल्वेशन सबसे अच्छा होगा, इसके बाद में 1 डिग्री में, इसके बाद में 2 डिग्री में, इसके बाद में 3 डिग्री में, क्योंकि अमोनिया में लीस्ट हिंड्रेंस होगा, तो लीस्ट हिंड्रेंस है तो उसमें सॉल्वेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। जबकि यदि यही चीज मैं 3 डिग्री में देखूं तो यहां पे सॉल्वेशन कम होगा। अब ना सिर्फ ये फैक्टर है बल्कि और भी कुछ है, आप कहें तो मैं इसको मिटाऊं अब। और ना बेटा अभी कहानी का अंत नहीं हुआ है, अभी और भी कुछ बचा हुआ है। वाटर है, अमोनिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा। नाउ एक और फैक्टर आ जाता है, इस फैक्टर को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन जाने वाला है? यदि मैं अमोनिया की बात करूं तो लोन पेयर इधर है, वाटर के साथ, वाटर में वो वाला H है, इसका लोन पेयर तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाएगा, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका लोन पेयर इस ओर बढ़ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में गया। जबकि 3 डिग्री अमाइन के साथ देखो तो होशियार बच्चे, 3 डिग्री अमाइन का साइज कैसा है? 3 डिग्री अमाइन में 3-3 मिथाइल ग्रुप घेरे हुए हैं, तो इनका आकार बहुत बड़ा है। जब जल इसकी ओर आने लगेगा, जब HOH, ऑब्वियसली इट इज जल, इसकी ओर आने लगेगा, इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज है, इसका लोन पेयर यहां जाएगा ही नहीं या कम जाएगा, कारण ये मिथाइल ग्रुप इस वाटर को इतनी नजदीक आने ही नहीं देंगे कि उसका H+O के लोन पेयर के साथ में बॉन्ड बना ले। देयरफॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 डिग्री अमाइन में कम हो जाएगी। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर देखो तो उसके कारण अमोनिया should be more than 1 degree, then 2 degree, then 3 degree। अब बेटा मेरा दिमाग किसी भी तरीके से इस बात को कैलकुलेट नहीं कर सकता, सिर्फ दिमागी स्तर पे, कि ये जो मिला जुला असर सॉल्वेशन आई इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, इसके अलावा एक फैक्टर और हो सकता था स्टेरिक हिंड्रेंस, पर चूंकि प्रोटॉन का साइज बहुत छोटा होता है इसलिए वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर हम जनरली कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने वो फैक्टर आपको नहीं बताया। अब इन फैक्टर्स में आप देखो, कभी अमोनिया ज्यादा है, कभी 3 डिग्री ज्यादा है, कभी अमोनिया ज्यादा है। इसका मतलब मेरे को एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि मेरे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सपेरिमेंटल डाटा पे आएगा। और यदि मान लो बेटा CH3 मिटा के उसने C2H5 बदल दिया तो अगेन सारे फैक्टर्स बदल जाएंगे, मतलब ऑर्डर तो यही रहेगा, बट किसका अफेक्ट कितना है वो निश्चित रूप से बदल जाएगा। तो व्हाट हैपेंस इन दैट केस? इस केस में अल्टीमेटली जब मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे तो ऑर्डर इसका याद रखना पड़ेगा। ऑर्डर आता है 2, 3, 1 अमोनिया। यदि आप बेटा ध्यान दे रहे हो तो ध्यान देने पे आपको समझ में आएगा कि हर केस में 2 डिग्री सेकंड पोजीशन में आ रहा था, मतलब 2 डिग्री को सभी केस में कुछ कुछ फायदा था, 2 डिग्री जीत जाएगा। 2 डिग्री अमाइन आर मोर बेसिक इन एक्वस मीडियम व्हेन कंपेयर्ड टू द 1 डिग्री देन 3 डिग्री देन अमोनिया। बट ये ऑर्डर सिर्फ तब है जबकि यहां पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि यहां पे इथाइल ग्रुप लगा होता तो फिर क्या हो जाता। यदि यहां पे इथाइल ग्रुप में लगा दूं तो उस केस में यहां C2H5 हो जाएगा, ऑर्डर बदल जाएगा। मैं उसका आपको ऑर्डर बता दूं, उसका ऑर्डर होगा जब इथाइल ग्रुप लगेगा तो ऑर्डर होगा 2, 3, 1 अमोनिया, मतलब 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया। बेटा यदि आप इस बात को समझ गए हो, फैक्टर्स आप सब लोग समझ गए हो, आप भूल जाओगे इस बात को किसमें कौन सा था। मैं आपको याद रखने के लिए बताता हूं, मिथाइल ग्रुप छोटा ग्रुप है तो उसमें आप छोटी संख्या देखो 213,
इथाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है तो उसमें आप बड़ी संख्या देखो 231, 231। यदि बेटा CH3 बदल के C2H5 कर दूं तो ऑर्डर ये वाला हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप में ऑर्डर ये वाला। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी इसको एक्सटेंसिवली डिस्क्राइब किया हुआ है और डेफिनेटली मतलब एनसीईआरटी इज अ इंपॉर्टेंट बुक एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।